Welcome all of you in today's discussion related to Business Regulatory Framework, BCom first year, Contract Act 1872. Today's topic is proposal and acceptance. First, we discuss about the whole syllabus of Business Regulatory Framework. देखिए, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो पूरा सिलेबस है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। इस पूरे सिलेबस में हमें सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ना है, फिर सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के बारे में पढ़ना है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में पढ़ना है और द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000। ये सारे एक्ट हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में 1 सितंबर को लागू हुआ। इस एक्ट में कुल 11 चैप्टर थे और चैप्टर 7 रिपील्ड बाय इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। और जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बना 1872 में तो उसमें कुल 11 चैप्टर थे, लेकिन चैप्टर नंबर 7 को 1930 में हटा दिया गया और चैप्टर 7 की जगह इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 बना। चैप्टर 11 को भी हटा दिया गया 1932 में और उसकी जगह पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना। मींस आप यहां ये क्लियर कर लीजिए कि इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट थे और बाद में इसको अलग किया गया। एट प्रेजेंट 11 चैप्टर में से 2 चैप्टर हटा दिए गए, तो एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितना चैप्टर हमें पढ़ना है? चैप्टर 9, और वो है चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6, 7 हटा दिया गया, वो नहीं है। 8, 9, 10, 11 भी हटा दिया गया। तो अभी जो हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस करना है वो केवल 9 चैप्टर का डिस्कशन करना है। टोटल सेक्शन 266 थे। किसी भी एक्ट में जो बातें लिखी रहती वो सेक्शन वाइज लिखी रहती और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल सेक्शन 266 थे, लेकिन इसमें से सेक्शन 76 से 123 इंडियन सेल ऑफ गुड एक्ट में चले गए और सेक्शन 239 से 266 ये पार्टनरशिप एक्ट में चला गया। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, टोटल 9 चैप्टर हमें पढ़ना है और चैप्टर वाइज टॉपिक गिवन है। चैप्टर फर्स्ट में कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, मींस जो प्रस्ताव और स्वीकृति होती है उसका हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब दूसरे तक कैसे पहुंचेगा, और रिवोकेशन मींस कैसे उसका खंडन करेंगे। ये चैप्टर 1 सेक्शन 3 to 9 में गिवन है। सेकंड चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते, वॉइड एग्रीमेंट क्या होते, ये सारी बातें सेक्शन 10 to 30 में गिवन है। चैप्टर 3 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 31 से 36 में गिवन है। चैप्टर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 37 से 67 तक गिवन है। चैप्टर 5 सर्टेन रिलेशनशिप रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी हम कहते हैं, अर्ध अनुबंध, ये सेक्शन 68 से 72 में गिवन है। और चैप्टर 6 में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 73 to 75 सेक्शन में। चैप्टर 7 इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो सेक्शन 124 से 147 में गिवन है। चैप्टर 9 बेलमेंट, निक्षेप क्रेता, ये 148 से 181 में है। और चैप्टर नंबर 10 एजेंसी 182 से 238 तक। अब ये पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक ये आपके जनरल प्रिंसिपल्स में कहा जाता है इनको, और चैप्टर
8, 9, 10 ये आपके स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको दो डिस्कशन करना है, जनरल प्रिंसिपल का और एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स का। अब जनरल प्रिंसिपल्स पे हम आते हैं। ये जनरल प्रिंसिपल्स हमारे हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स हैं और ये डिस्कशन हमें करना है। और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में हम देखें तो चैप्टर 8, 9 और 10 है। यहाँ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, जैसे इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक बेसिक ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है। तो किसी भी एग्रीमेंट का पहला जो स्टेप है इसको प्रपोजल कहते हैं, और प्रपोजल की डिफिनेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट में हम चलें तो ये जो प्रपोजल है इसकी डिफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में गिवन है। मींस प्रपोजल की डिफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में है। आप लिटरली मीनिंग में प्रपोजल ये समझिए कि जब भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख अपनी कोई इच्छा जाहिर करता तो उसे प्रपोजल कहते हैं। लिटरली मीनिंग में प्रपोजल के आप जानते होंगे कि ए ने बी से कहा कि हम अपना मकान 5 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं, तो यह कहा जाएगा कि ए ने बी के सम्मुख प्रस्ताव या प्रपोजल किया। सेकंड, प्रपोजल के बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में डिफाइन किया गया है। प्रपोजल सेक्शन 2A में है और एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B में है। एक्सेप्टेंस मीन्स कि जिस भी पर्सन के सामने प्रस्ताव किया जाता है वह व्यक्ति अगर उस पर अपनी सहमति दे देता तो ये मान लिया जाता है कि उसने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब यहां देखिए दो बातें होंगी कि कोई भी प्रपोजल करेगा। सपोज दैट ए ने प्रपोजल किया किससे? बी से। ए ने बी से प्रपोजल किया कि हम अपना मकान 5 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं, और बी ने ए को एक्सेप्ट कर दिया। इधर से प्रपोजल आई और यहां बी ने ए को एक्सेप्टेंस दे दी। अब ये जो पर्सन ए है इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस पर्सन को कहा गया प्रोमिसर, और जो बी है इसको कहा गया प्रोमिसी। मींस इसकी डिफिनेशन, अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोमिसर और प्रोमिसी की डिफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में दी है। तो अगर आप सेक्शन वाइज स्टडी करते हैं तो देखेंगे कि प्रपोजल सेक्शन 2A में, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B में, और प्रोमिसर और प्रोमिसी की डिफिनेशन सेक्शन 2C में दी गई। अब आप A, B, C याद रखना है कि A में प्रपोजल, B में एक्सेप्टेंस और C में प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो जब भी प्रपोजल और प्लस एक्सेप्टेंस दोनों मिल जाते हैं तो ये एग्रीमेंट हो जाता है, और इसी एग्रीमेंट को हम जब भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो जाएंगे तो इसको हम एक वर्ड या टर्मिनोलॉजी दी गई है जिसको बोलते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस और एग्रीमेंट बोथ आर सेम। हमने किसी के सामने प्रपोजल दिया, प्रस्ताव रखा और उसने उस पर अपनी सहमति दे दी, तो ये माना जाता कि दोनों के बीच में क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट बनने के बाद नेक्स्ट जो है इनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है, इनफोर्सेबल बाय लॉ में कई चीजों को शामिल किया जाता है। ये अभी हम थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर ले रहे हैं, फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। इनफोर्सेबल बाय लॉ में ये देखा जाता कि सबसे पहले
कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स कि जो भी पर्सन प्रपोजल या एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, प्रोमिसर और प्रोमिसी, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी हो। मीन्स वो 18 वर्ष से अधिक के हों, स्वस्थ मस्तिष्क के हों और एग्रीमेंट करने से उन्हें रोका न गया हो। ठीक है, और ये पहला पॉइंट है इन्फोर्सेबल बाय लॉ में। दूसरा कि प्रोमिसर और प्रोमिसी जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कर रहे हैं उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। मीन्स दोनों ने बिना दबाव में, बिना फ्रॉड, बिना मिसरिप्रेजेंटेशन, बिना मिस्टेक के अपनी स्वतंत्र सहमति दी हो और ये ऐसा एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर बाय वॉइड हो। ये सारी चीजें अगर एग्रीमेंट में जोड़ती हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये दोनों मिला के कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो प्रॉमिस पक्का हो गया। मींस उसके बाद अगर कोई पार्टी प्रॉमिस को ब्रीच करती, तोड़ती है तो आप कोर्ट जाके रेमेडी ले सकते हैं। क्लियर? मींस अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तक स्टेप बाय स्टेप चले तो आपको केवल याद रखना है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का पहला स्टेप क्या होता है, प्रपोजल, और दूसरा स्टेप एक्सेप्टेंस। और जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिल गया तो तीसरा स्टेप हो गया एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में फोर्थ स्टेप अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनेगा तो लास्ट बट नॉट लीस्ट फिफ्थ आपका कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होगा। और एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो गया तो फिर उसके बाद अगर कोई पार्टी पीछे हटती है तो उसे कोर्ट द्वारा रेमेडीज मिलेगी। क्लियर? मींस उस पर आप क्लेम कर सकती हैं, लेकिन क्लेम तभी करेंगे जब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो। लेकिन अगर केवल प्रपोजल ही है, केवल एक्सेप्टेंस है, केवल एग्रीमेंट है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसलिए एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ यानी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, कंसीडरेशन, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये सारी चीजें मिलेंगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने से पहले ये सारे पॉइंट्स जो हैं, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जब हम इन सबको पढ़ेंगे तब हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे। और जैसा हमने पहले डिस्कशन किया था कि कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्ट्स में हमें पढ़ना है, फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल एंड सेकंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो जनरल प्रिंसिपल्स में आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू